हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। आप लोग चैनल को लगातार तेजी में आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमने पिछली वीडियो में हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पार्ट 3 को किया था। आज हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे पार्ट 4, और ये बच्चों इस टॉपिक की आखिरी वीडियो है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल पर बाकी टॉपिक की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप जाइए, विजिट करिए और देखिए। और बच्चों बिना समय को खराब करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज समझते हैं निवारक नजरबंदी। इसमें होता क्या है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और जो समझेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं ये टॉपिक अभी तक आपने पूरे YouTube के हिस्ट्री में, पूरे YouTube पर कहीं भी इतना आसानी से, इतना बेहतर तरीके से नहीं समझा होगा जितना आज समझेंगे। अभी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा निवारक नजरबंदी होती क्या है। तो बच्चों अभी समझते निवारक नजरबंदी के बारे में। नॉर्मली होता क्या है, हमारे जो भी पुलिस प्रशासन है उनको यह अधिकार प्राप्त होता है कि अगर वो चाहे तो हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे कानून हुआ, पुलिस हमें ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेगी, कोई अपराध भी तो होना चाहिए। बिल्कुल दिमाग में आपके सही चल रहा है कि बिना अपराध के पुलिस हमें गिरफ्तार कैसे कर सकती है। लेकिन कई बार कुछ शातिर चोर या ऐसे आतंकवादी जो देश के लिए खतरा होते हैं, वो बहुत चालाक होते हैं, वो दिमाग से करते कोई भी काम, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि पुलिस उनको पकड़ पाए। गलत करेंगे लेकिन बहुत चतुराई से कि पुलिस पकड़ ना पाए। अब ऐसे में निवारक नजरबंदी बनाई गई। अगर किसी भी व्यक्ति पर पुलिस को शक होता है कि वो व्यक्ति देश के लिए खतरा है, केवल शक भी होता है, उन्हें कोई अपराध नहीं किया व्यक्ति ने, केवल पुलिस को शक हुआ, तो शक के आधार पर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस गिरफ्तार कर लेगी शक के आधार पर। और ऐसे में पुलिस उनको जेल में 3 महीने, कितने, अधिकतम 3 महीने तक उनको जेल में रख सकती है। तो बच्चों ये एक बहुत ही एक खतरनाक भी कह सकते हैं और एक बेहतर भी कह सकते हैं कानून होता है। अगर सामान्य लोगों के लिए देखें तो ये बड़ा ही खतरनाक कानून है, लेकिन हाँ आपराधिक गतिविधि के आधार पर देखें तो ये एक बहुत बेहतर कानून है जिसमें कि शक के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो या ना किया हो, उसको केवल शक के आधार पर गिरफ्तार करते हैं। तो आपने समझा भी निवारक नजरबंदी यह होती क्या है। जब हमारे देश में पहले आपातकाल लगा था, उस समय भी शक के आधार पर विपक्ष के जितने भी नेता थे उस समय उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। तो स्टूडेंट्स अब आप बोर्ड पे 2 टॉपिक देख पा रहे होंगे। पहला टॉपिक जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा टॉपिक जिसका नाम है परमादेश। अब इनके बारे में समझते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको आपके दैनिक जीवन में भी या आपके परिवार के दैनिक जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ना पता होने के कारण यह अधिकार हमें कई बार बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ती है। तो आइए अब हम इन अधिकारों को जानते हैं। तो सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें एक लाइन लिखी है, जरा इसको पढ़कर देखते हैं। गिरफ्तारी के गलत तरीका होने के कारण न्यायालय द्वारा छोड़ने का आदेश। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब आप जानते ही हैं, किसी को हथकड़ी पहनाना, किसी को हाथ में रस्सी डालना, किसी को पैदल यूं ही लेकर जाना चौकी तक, यह अलग अलग अपराध के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसा कि किसी व्यक्ति ने चोरी किया तो ऐसे में उसको हथकड़ी पहनाकर लेकर जाने का कोई भी हमारे कानून में प्रावधान नहीं है। हथकड़ी जब ही पहनाई जाती है जब उस व्यक्ति ने कोई संगीन अपराध किया हो। और अगर किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए वो चोरी करता है तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए पुलिस उनको 3rd डिग्री टॉर्चर करती है, तो ये तो गिरफ्तारी का गलत तरीका हुआ। और जब उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके शरीर पे बहुत सारे घाव होंगे। अब जब न्यायाधीश, जब जज ये देखता है कि इसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, इसको बहुत ज्यादा एक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी गई है, तो ऐसी स्थिति में
उनको, जिन्होंने चोरी की थी, न्यायालय उसी समय छोड़ने का आदेश देते और इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। इसका फायदा क्या है आपके लिए? इसका फायदा यह है कि कल गए किसी कारण से अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आप ये देख सकते हैं कि पुलिस आपको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचाए, और अगर पुलिस नुकसान शारीरिक पहुंचाती है तो आप ऐसे में अपना जब कोर्ट में जाएंगे तो वो भी चीज बयान में दे सकते हैं। यह आपका सबसे बेहतरीन एक अधिकार होता है और ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है बच्चों, अब अगला है परमादेश। परमादेश के नीचे भी एक लाइन लिखी है, एक बार आइए इसको पढ़ते हैं। सरकारी पदाधिकारी द्वारा कानून का पालन न करने पर लोगों के मौलिक अधिकार प्रभावित। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी अपने अधिकारों का, अपने पद का वो गलत प्रयोग करता है। प्रयोग इस प्रकार से करता है कि हमारे मौलिक अधिकार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में हम लेटर लिख के सीधे न्यायालय तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। न्यायालय जो अदालत है इस मामले में छानबीन करेगी और उसके बाद जब न्यायालय को यह महसूस होता है कि जो सरकारी पद पर बैठा हुआ अधिकारी है यह अपने पद का गलत प्रयोग कर रहा है, यह कानून के हिसाब से नहीं चल रहा है, जिससे आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अर्थात अदालत ऐसी स्थिति में सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को एक पत्र लिख के भेजती है जिसको परमादेश कहा जाता है। और इस पत्र में इनको एक तरीके से वार्निंग दी जाती है कि आप ऐसा कोई भी अपने पद पर बैठकर गैर कानूनी काम ना करे जिससे लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो, और ये इसी को परमादेश के रूप में जाना जाता है। तो कितनी आसान तरीके से स्टूडेंट्स आपने ये दोनों टॉपिक को समझा और अपने अधिकारों के बारे में जो जानते थे उनकी संख्याओं में वृद्धि की। और अभी हम आगे और भी महत्वपूर्ण चीजों को समझेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो दबा के बच्चों इसको करिए। और अभी आगे समझते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। अब स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप में से कई बच्चों ने इनके बारे में सुना तो होगा लेकिन अभी भी सटीक तरीके से जानकारी नहीं होगी। आज बिल्कुल सिंपल वे में इनको हम समझेंगे और जानेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये बता दो लिए कहां से गए। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और इसके अलावा अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए आपको पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था और आजादी के बाद आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जाति, बहुत सारे भाषा और बहुत सारे त्योहारों को, रीति रिवाजों को मानने वाले अलग अलग संस्कृति के लोग थे। और उस समय संविधान के निर्माता ये बहुत अच्छे से जानते थे कि हर राज्य की समस्या अलग अलग होगी। अगर देश के लिए एक कानून बनाया जाएगा और सोचा जाए कि वो सारे कानून हम सभी राज्यों में लागू कर दे तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर राज्य की समस्या अलग अलग हो सकती है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा, जिसके अंदर हर राज्य सरकार को, हर मुख्यमंत्री को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपने राज्य के विकास के लिए अलग से कानून का निर्माण कर सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री कानून का निर्माण करेंगे उसके लिए बच्चों कभी भी ना केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और ना ही न्यायालय से। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए हम समझते हैं, आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अब उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर और एक कानून बनाया जिसका नाम है लव जिहाद, और उन्होंने जो कानून बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया। अब वो केवल उत्तर प्रदेश में तो लागू है, पूरे भारत में तो लागू नहीं है, तो वो किसके अंदर कानून बनाए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहला राज्य सरकार द्वारा लागू, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, यह राज्य सरकार के द्वारा ही
लागू किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार कोई इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दूसरा है अल्पकाल समय के लिए। अल्पकाल समय का मतलब शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी राज्य में डेंगू आ गया, तो डेंगू के लिए कानून बन गया, डेंगू खत्म। अब जब कानून बना था डेंगू को लेकर, सख्ताई की गई थी राज्य में, अब जब डेंगू ही खत्म हो गया तो कानून भी खत्म हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। तीसरा है सरकार को कार्य करने की प्रेरणा। जाहिर सी बात है, इसमें स्टेट जो गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार, उसको कुछ शक्ति मिल जाती है कि वो अपने तरफ से राज्य के डेवलपमेंट के लिए कुछ कानून बना सकते हैं, शक्ति होती है उसके पास। तो जाहिर सी बात है वो अच्छे के लिए काम करेंगे ताकि राज्य का भला हो, विकास हो। और चौथा है न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं। कभी भी कोई भी राज्य सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कोई कानून बनाती है तो कभी भी उसके अंदर न्यायालय इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कभी भी कोई बदलाव नहीं कर सकता। इसमें पूरी तरीके से जो अधिकार होते हैं वो राज्य सरकार को मिले होते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत के कारण किस प्रकार राज्य सरकार की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अब हम एक इतना बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जिससे कि आपको ये टॉपिक जितने भी सारे कनेक्ट हो रहे थे वो सब के सब आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब हम समझेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में अंतर। तो आपने मौलिक अधिकार तो पहले से ही समझ रखा था और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अब समझ लिए। अब हम इन दोनों में अंतर करते हैं। तो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से हम इसको समझेंगे। आप देख रहे हैं एक साइड हमारे मौलिक अधिकार और दूसरी ओर हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आप मौलिक अधिकार के बारे में भी जानते हैं और दूसरी ओर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में भी। तो आइए अब इसमें अंतर को समझते हैं जो आपके नॉलेज के लिए और आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले न्यायालय द्वारा लागू। आपको पता हमारे 6 मौलिक अधिकार होते और उनको लागू करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षा देने का ये सारे कार्य किसके होते हैं? न्यायालय के। ऐसा नहीं है कोई भी नेता है हमारे मौलिक अधिकार में इंटरफेयर किया, हनन किया या उसको चेंज किया, ऐसा नहीं कर सकता। ये कौन केवल लागू कर सकता है? उसको सुरक्षा कौन देता है? न्यायालय। वहीं दूसरी ओर आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, तो इसको लागू भी कौन करती है? राज्य सरकार। और दूसरी ओर दीर्घकाल, आपको पता मौलिक अधिकार में बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, पहले 7 थे और अब 6 है। तो कहने का मतलब जो पहले था ना अभी भी वही है, बस एक हट गया है, लॉन्ग टर्म चलता आ रहा है और इसमें जल्दी चेंज नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर अल्पकाल के अंदर क्या होता है? नॉर्मली कोई कानून बनाया, कोई राज्य में इश्यू आया, उसको लेकर कानून बना, इश्यू खत्म, और इश्यू जैसे खत्म होता है तो राज्य सरकार ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर जो कानून बनाया वो कानून भी खत्म हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए। मौलिक अधिकार अभी भी बने हुए, लेकिन कई राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं, खत्म होते हैं, फिर बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। और आखिरी है सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध। आप देख सकते हैं नॉर्मली इसमें सरकार जो होती है, आपको पता है हमारे बहुत सारे काम में इंटरफेयर करते, कुछ हमारे जो निजी भी होते हैं। अब मौलिक अधिकार हमें मिल गए तो सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लग गए। अब सरकार यूं ही हमारे किसी भी मामले में इंटरफेयर, हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसमें लिमिट लग जाती है सरकार पर, जैसे हमको मौलिक अधिकार मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य सरकार को कार्य करने की प्रेरणा, और यहां पर राज्य सरकार को छूट मिल गई कि वो राज्य से संबंधित किसी भी कानून का निर्माण कर सकते हैं। यहां पर तो हमने कहीं ना कहीं रोक लगा दी क्योंकि हमें मौलिक अधिकार मिल गए थे, और यहां पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को शक्ति मिल गई कि वो राज्य के लिए, राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कानून का निर्माण करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं
और हमारे मौलिक अधिकार, हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी टॉपिक्स थे, ये पार्ट 4 में यहीं पर समाप्त होते हैं। और बच्चों इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर करें और बच्चों सभी जगह इसको फैला दे। मिलेंगे बच्चे अगली वीडियो में और अगले एक नए और एक फ्रेश टॉपिक के साथ।